डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर में देखेंगे रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट्स। यानी स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन में क्या रिलेशन है। स्ट्रेस होता है सरफेस फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन जो उसमें डिफॉर्मेशन आता है फ्लूइड में उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जब फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन होगा। तो ये इस लेक्चर में हम यही देखेंगे स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन में क्या रिलेशन है, यानी कितना फोर्स लगाने से कितना डिफॉर्मेशन होगा। इस तरीके का ये रिलेशनशिप बताएगा, ऐसा रिप्रेजेंटेशन ये देगा। तो ये जो रिलेशनशिप है इसके बारे में, इसको डिराइव करने में ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। ये इतनी आसान रिलेशनशिप नहीं है कि कितना फोर्स लगेगा तो कितना डिफॉर्मेशन हो जाए आसानी से पता चल जाए, क्योंकि फ्लूइड कई तरीके हैं। विस्कस है, नॉन विस्कस है। विस्कस फ्लूइड में भी विस्कोसिटी फ्लूइड की अलग अलग हो सकती है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये निश्चित रूप से विस्कोसिटी पर डिपेंड होने जा रही है, यानी विस्कोसिटी पर निर्भर करेगी। विस्कोसिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर आएगा। तो देखिए, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड रेट ऑफ स्ट्रेन in a solid body is governed by Hooke's law. In a fluid, the physical law connecting the stress and rate of strain can also be made by following simple reasonable assumptions. इसको शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जो हमने आपको नोट्स दिए हैं, लेक्चर नोट्स दिए हैं, पहले एक बार उनको रीड कर लीजिए इस विषय में जो हमने नोट्स दिए हैं, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है ये लंबा चौड़ा डेरिवेशन है और इसमें एक्सप्रेशन भी बहुत लंबे लंबे आएंगे। इसलिए आपको लेक्चर नोट्स पहले दिए जा चुके हैं, उनको पढ़ लीजिए ठीक से। यहाँ पर हम जो डेरिवेशन है उसको एक्सप्लेन करेंगे केवल। तो ये जो फ्लूइड के लिए स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन की रिलेशनशिप को डिराइव करना है, उसके पीछे आधार ये है। जो सॉलिड में रिलेशनशिप है स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन की, रेट ऑफ स्ट्रेन वहाँ नहीं होता, वहाँ स्ट्रेन होता है केवल। तो सॉलिड में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच की जो रिलेशनशिप है वहां से कुछ इनपुट लेंगे, यानी वहां जिस तरह की होती है वहां पर वही, यहां पर एग्जैक्टली तो नहीं होगी लेकिन उससे कुछ हमें बेस मिलेगा इस फ्लूइड के लिए रिलेशनशिप को डिराइव करने में। तो सॉलिड की जो रिलेशनशिप होती है वो एक लीनियर रिलेशनशिप होती है। लीनियर रिलेशनशिप होती है फॉर स्मॉल डिफ्लेक्शन। बड़े डिफ्लेक्शन में ये लीनियर नहीं रह जाती है, लेकिन स्मॉल डिफ्लेक्शन के लिए ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशनशिप होती है सॉलिड के लिए वो लीनियर रिलेशनशिप होती है, यानी स्ट्रेस इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ स्ट्रेन। वही बात हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि फ्लूइड में भी कुछ इसी तरह की रिलेशनशिप मिलनी चाहिए फॉर स्मॉल डिफ्लेक्शन। तो एक तो पहला एजम्पशन हमारा ये होगा कि सॉलिड की तरह फ्लूइड में भी जो रिलेशनशिप है स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन की, स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेनशिप की जो रिलेशनशिप है, स्ट्रेस कंपोनेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर फंक्शन ऑफ रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट। एक एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन यहां पे ये है कि द रिलेशन मस्ट बी इनवेरिएंट टू द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। ये हम जानते हैं कि स्ट्रेस हो चाहे रेट ऑफ स्ट्रेन हो, ये एक टेंसर क्वांटिटी है और टेंसर क्वांटिटीज कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करने से उनकी रिलेशनशिप बदल नहीं जाएगी। या कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म कर दें, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे में चले जाएं, तो वहां पर जो रिलेशन है स्ट्रेस और स्ट्रेन का वो रिलेशन नहीं बदल जाएगा। ये एक फिजिकल लॉ है, ये लॉ नहीं बदल जाएगा। अगर F इज इक्वल टू m है, यानी न्यूटन्स लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा जाए तो वही रहेगा, दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाके लिखा जाए तो भी वही रहेगा। ये फिजिकल लॉ है, ये बदलेगा नहीं। तो स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो एक फिजिकल लॉ है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बदल जाने से ये जो रिलेशन है ये बदल नहीं जाएगा। ये एक वाजिब एजम्पशन है, इसको ले सकते हैं। अच्छा, इसमें हम बता दें कि जब हम ये रिलेशनशिप डिराइव करेंगे तो हम वहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे कोऑर्डिनेट का, उसमें रोटेशन का होगा, यानी
कार्टेशियन सिस्टम में हम देखेंगे इसको, उसमें एक्सिस को रोटेट करेंगे तो रोटेशन से ये रिलेशनशिप नहीं बदलेगी। एक बात, दूसरी, रोटेशन के साथ साथ हम मिरर रिफ्लेक्शन भी एक्सिस का देखेंगे। मिरर रिफ्लेक्शन के तहत भी ये चेंज नहीं होगी, वो भी एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है कोऑर्डिनेट्स का। उसमें क्या होगा कि वाई एक्सिस के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन करेंगे, यानी अगर ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे अगर मिरर रखें तो एक्स एक्सिस का जो रिफ्लेक्शन हुआ, यहां का जो कोऑर्डिनेट है सपोज एक्स कॉमा वाई, वो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा मिरर रिफ्लेक्शन के तहत, तो ये कोऑर्डिनेट कहां चला जाएगा, इसमें वाई एक्सिस तो वही बनी रहेगी लेकिन एक्स एक्सिस माइनस साइन से चेंज हो जाएगी, तो ये जाएगा माइनस एक्स वाई पर। तो इस कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के तहत भी रिलेशनशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्चुअली किसी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जो यूज करेंगे वो दो होंगे, रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सिस। तीसरा एग्जम्पशन ये है कि जो भी रिलेशनशिप है, स्ट्रेस मस्ट रिड्यूस टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P व्हेन ऑल द वेलोसिटी ग्रेडियंट्स आर जीरो। हमने आपको बताया था कि जो इसमें जब हम स्ट्रेस को डिफाइन कर रहे थे तो स्ट्रेस क्या होता है, सरफेस फोर्स होता है। किसी सरफेस पर, फ्लूइड सरफेस पर जो फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया, वो स्ट्रेस है। अगर नॉन विस्कस फ्लूइड हो तो फ्रिक्शन का कोई फोर्स नहीं होगा, ऐसी स्थिति में जो भी सरफेस फोर्स होगा वो प्रेशर का फोर्स होगा। लेकिन अगर विस्कस है तो विस्कस में भी अगर फ्लूइड मूव नहीं कर रहा है, जब मोशन नहीं होगा तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में भी स्ट्रेस पूरी तरीके से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का ही फोर्स होगा। तो इन विशेष परिस्थितियों में जो स्ट्रेस है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में रिड्यूस हो जाना चाहिए, यानी हमारी जो भी स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन की रिलेशनशिप मिलेगी, वो रिलेशनशिप में एक बात जरूर फॉलो होनी चाहिए, एक बात जरूर होनी चाहिए कि जब वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म होगी तब भी कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। जैसे दो लेयर्स हैं और दोनों एक साथ एक समान वेलोसिटी से मूव कर रही हैं तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन तब होगा जब रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, एक तेज चल रहा हो एक धीमे चल रहा हो, तब जो तेज चल रही है वो धीमे चलने वाली को अपनी तरफ खींचेगी और उसमें फ्रिक्शन आएगा। लेकिन जब सब एक समान एक साथ एक वेलोसिटी से चल रहा है तो वहां फ्रिक्शन नहीं होगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट, नॉट वेलोसिटी इज इंपॉर्टेंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर जीरो होगा तो भी कोई फ्रिक्शन का फोर्स नहीं होगा। ऐसी स्थिति में स्ट्रेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में रिड्यूस हो जाना चाहिए। तो ये रिलेशनशिप जो भी मिलनी चाहिए वो इस तरीके की होनी चाहिए कि इस विशेष परिस्थिति में जब वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो है तो फिर स्ट्रेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में रिड्यूस हो जाना चाहिए। तो इन तीन बातों को लेकर के हम चलेंगे और स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप को डिराइव करेंगे। आपके नोट्स में इसका डेरिवेशन है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, आपको थोड़ा समझा देते हैं आपको ब्रीफ में, जिससे आपको नोट्स को समझने में आसानी हो। तो हमें मालूम है कि स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, हमने ये पहला एजम्पशन ये किया है कि ये रिलेशनशिप जो भी होगी वो लीनियर होगी। तो हम उसको लेके चलते हैं, वैसा एजम्पशन लेकर के चलते हैं। इसके अलावा जो हम प्रूफ करेंगे वो 2 डायमेंशन केस में प्रूफ करेंगे और 3 डायमेंशन में ये एप्लीकेबल होगा। अपनी सिंप्लिसिटी के लिए 2 डायमेंशन में कर रहे हैं, 3 में जाएंगे तो और मुश्किल आएगी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए 2 डायमेंशन में अपने को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो 2 डायमेंशन में अगर हम रहेंगे तो वहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन के कंपोनेंट क्या होंगे, वहां पर स्ट्रेस केवल ये होंगी
और स्ट्रेन जो है वहां पर रेट ऑफ स्ट्रेन जो होंगे। ये होंगे, तो इनके बीच में रिलेशनशिप देखना है कि कैसा रिलेशन होगा। तो पहला इसमें एजम्पशन ये है कि रिलेशनशिप जो भी होगी लीनियर होगी, ये मान लिया है। तो माना हमने कि पी एक्स एक्स यानी कि स्ट्रेस को स्ट्रेन रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट्स में ऐसे लिख सकते हैं। मान लिया कांस्टेंट लेंगे A1 अपसाइलन एक्स एक्स, B1 अपसाइलन वाई वाई, C1 अपसाइलन एक्स वाई। अपसाइलन नहीं, इसको हम डिनोट करते गामा, तो गामा एक्स वाई प्लस डी। तो माना कि ये स्ट्रेस कंपोनेंट रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट से इस लीनियर रिलेशन से डिफाइन होगा। इसी तरीके से जो बाकी कंपोनेंट है, ये मान लीजिए है ये, EXY is A3, B3, C3, this। माना कि इस तरह की रिलेशनशिप होगी। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि ये कांस्टेंट एक्चुअली क्या होंगे, रियल में क्या होंगे, ये अभी नहीं मालूम। इन्हीं कांस्टेंट की वैल्यू निकालना हमारा काम है। अगर एक बार ये कांस्टेंट मिल गए, 12 कांस्टेंट है, 4 4 4 12 कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट जो 12 कांस्टेंट्स हैं, अगर ये पता चल जाएंगे तो ये रिलेशनशिप पूरी तरीके से पता चल जाएगी। तो हमारा काम है इन्हीं कांस्टेंट्स को फाइंड आउट करना। तो उसके लिए जो हमने एजम्पशंस किए थे उनको यूज करेंगे। तो माना इस तरह की रिलेशनशिप है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें थीटा डिग्री एंगल से इनको रोटेट अगर कर दें तो जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलेगा थीटा एंगल से अगर रोटेट कर दें ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तो जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलेगा एक्स डैश वाई डैश। यानी अगर हम एक्स वाई से एक्स डैश वाई डैश में जा रहे हैं तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी रिलेशनशिप ऐसी ही होगी। जो हमारा रिलेशनशिप में एजम्पशन था कि जो ये रिलेशनशिप है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगी। किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे तो फिजिकल लॉ ऐसा ही होगा, वहां पर भी ऐसे ही लीनियर रिलेशनशिप होगी। तो एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ऐसा ही रिलेशनशिप मिलेगा, बदल नहीं जाएगा। लेट इन another coordinate system x dash y dash the relation between stress and rate of strain is this
ये है। अब हमें मालूम है कि थीटा डिग्री एंगल पर अगर एक्सिस को रोटेट किया जाए तो फिर स्ट्रेस कंपोनेंट कैसे चेंज होते हैं, यानी कि ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्ट्रेस कंपोनेंट और नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्ट्रेस के कंपोनेंट में क्या रिलेशन होगा, ये हमें मालूम है, पहले हम डिराइव कर चुके हैं, देख चुके हैं। और इसी तरीके से रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट थीटा डिग्री से एक्सिस को रोटेट करने पर कैसे चेंज होते हैं और आपस में क्या रिलेशन होता है, ये भी हम देख चुके हैं। तो नए और पुराने में स्ट्रेस कंपोनेंट में क्या रिलेशन होगा, ये हमें मालूम है। इन रिलेशंस को ध्यान रखिए 1 और 2 को। We know इसी तरीके से दूसरे कंपोनेंट यानी पी वाई डैश पी एक्स डैश वाई डैश, उसमें भी रिलेशन होता है। उसकी जरूरत हमको फिलहाल नहीं है, तो इसको देखते हैं। यानी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में दूसरे में जाएंगे तो स्ट्रेस कंपोनेंट कैसे चेंज होंगे, तो ये स्ट्रेस कंपोनेंट नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो स्ट्रेस कंपोनेंट है उनसे कैसे रिलेटेड होता है, कैसे रिलेट करता है, ये रिलेशन है। अब इनकी वैल्यू पी एक्स एस वाई वाई एक्स वाई ये यहां रखेंगे अगर, तो आपको नए कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी एक्स डैश वाई डैश में जो स्ट्रेस कंपोनेंट है वो रेट ऑफ स्ट्रेन से कैसे रिलेट होगा वो पता चलेगा। ये तो स्ट्रेस और स्ट्रेस का रिलेशनशिप है नए और पुराने में। स्ट्रेस रेट ऑफ स्ट्रेन के साथ कैसे रिलेट होगा ये देखना है। तो ये वैल्यूज यानी 1 से इसमें अगर हम रखेंगे तो आपको मिलेगा यूजिंग क्वेश्चन 1 इन दिस रिलेशन वी गेट, हमें मिलेगा, देखिए यहाँ पे जगह की कमी है इसीलिए आपको नोट्स दिए, बहुत लंबे चौड़े एक्सप्रेशन है, तो इसको शॉर्ट में ऐसे ही हम समझ लेंगे और नोट्स आप पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जब इसमें रखेंगे वैल्यूज तो आपको मिलेगा ये जब वैल्यू रख देंगे इसकी ये सारी वैल्यू सब रख देंगे तो हम सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं सीधे कि क्या मिलेगा। हम इतने लंबे चौड़े एक्सप्रेशन है, हम एप्सिलॉन एक्स एक्स को अलग कर लेंगे, वाई वाई को अलग कर लेंगे और गामा एक्स वाई को अलग कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा।
ये रिलेशन इस तरीके का दिखेगा। वैल्यू रखने पे ये आएगा इस फॉर्म में। अब साइन एक्स एक्स वाई वाई गामा एक्स वाई इनको अलग कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म अलग कर लेंगे। तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी एक्स डैश वाई डैश में स्ट्रेस कंपोनेंट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट से इस तरीके से दिखेगा, रिलेशन ऐसे दिखेगा, ऐसे रिलेट होगा। ओके, अब हम देखिए इसी तरीके से अगर हम ये इसी रिलेशन को दूसरे तरीके से प्राप्त करते हैं, देखिए हमारे पास ये रिलेशन है, हमारे पास इक्वेशन 2 पे जाइए। इक्वेशन 2 में जो 3 रिलेशन लिखे हैं उसमें पहला देखिए, तीन रिलेशन में पहला देखिए, यानी नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको देखिए। अब यहां पर भी इन वैल्यूज को हम रखें। हमें मालूम है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे में जाने पर रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट कैसे चेंज होते हैं, यानी कि ये इनमें क्या रिलेशन होता है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे में जाने पर इनमें क्या रिलेशन होता है ये हमें मालूम है, उसको यहां पे यूज कर लीजिए। तो जब उसको यूज करेंगे यानी इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे इनके टर्म्स में, और वैल्यू रखने पर आप साइलन एक्स एक्स वाई वाई और गामा एक्स वाई के टर्म अलग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ये रिलेशन मिलेगा। तो यही रिलेशनशिप यानी कि रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रेट ऑफ एंड स्ट्रेस कंपोनेंट ये वाला केवल इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें जो रिलेशनशिप है हमने दो तरीके से पाई है, एक तरीके से ये, दूसरे तरीके से मैं ये मिली। तो कुछ भी हो, चाहे जिस तरीके से पाए, होनी तो सेम चाहिए, वही कंपोनेंट है, वही रिलेशनशिप लिखी गई है स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच में, उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो बदल तो दो तो नहीं हो सकती, एक ही होगी। तो दोनों सेम इक्वेशन होनी चाहिए, यानी इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 सेम होनी चाहिए। सेम ये तब होंगी जब इनके कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम हो। तो ये कोफिशिएंट
यहां पर इस कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर कैसे होगा? ये वाला टर्म तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों जगह सेम है। अब इस टर्म पे आइए, तो ये टर्म में हम देख रहे हैं यहां पर A2 है, यहां पे B1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A2 और B1 सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम हो गए तो ये टर्म भी सेम हो जाएगा, होना ही चाहिए। फिर इस पे आइए, ये दिखाता है कि ये इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि A3 माइनस C1 के बराबर होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर ये लॉ होल्ड नहीं करेगा सिमिलरिटी का। सेम इक्वेशन तभी होंगी जब ऐसा होगा। तो पहले टर्म में कंपैरिजन करने से हमें ये मिला। फिर जरा दूसरे पे आइए, यहां पर देखिए ये टर्म तो सेम है, यहां लिखने में कुछ गलत हुआ। B1 B2 B3 ठीक है, C1 C2 C3 इट्स ओके, A1 B1 C1 ओके। तो ये टर्म तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टर्म पे आइए, ये दिखाता है कि जब A1 B2 के बराबर होगा तो सेम हो जाएगा, यानी A1 बराबर B2। अगर ऐसा होगा तो ये टर्म भी सेम हो जाएगा। इस पे आइए, B3 C1, यानी B3 जब C1 के बराबर होगा तो सेम हो जाएगा। तो ये टर्म ये कोफिशिएंट एप्सिलॉन वाई का दोनों जगह सेम हो जाएगा। इस पे आइए, गामा एक्स वाई के कोफिशिएंट पे आइए, यहां आप देखते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखने की जरूरत है, तब क्लियर होगा। और वो ये है कि ये टर्म है इसमें साइन थीटा 2 अगर हम एक साथ ले लें तो A1 माइनस B1 बाई 2। तो एक्चुअली यहां टर्म है A1 माइनस B1 बाई 2। ये टर्म तो साइन थीटा 2 का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए? C3 शुड बी A1 माइनस B1 बाई 2। cos 2 थीटा का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो cos 2 थीटा का कोफिशिएंट यहां पे क्या है? C1 माइनस C2 बाई 2। और ये किसके बराबर होना चाहिए? यहां C1 के बराबर। तो और क्या मिलेगा हमें? मिलेगा C1 माइनस C2 बाई 2 शुड बी इक्वल टू C1। इट मीन्स C1 minus C2 is equal to 2C1. It means C1 is equal to minus C2. C1 is equal to minus C2 ये मिलेगा। और देखिए, और लास्ट पे आ जाइए, यहां पर कांस्टेंट टर्म है और यहां पर ये टर्म है। तो यहां पर cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, यहां sin 2 थीटा, और यहां पर cos और sin का कोई टर्म है ही नहीं कांस्टेंट टर्म। तो इसके लिए फिर हमको ऐसा करना पड़ेगा
कि D3 शुड बी 0, यानी ये टर्म नहीं चाहिए। इसी तरीके से D1 प्लस D2/2 शुड बी 0, D1 माइनस हो जाएगा, सॉरी। तो D3 0 होगा, D1 माइनस D2/2 ये 0 होगा, और क्या होगा, D1 प्लस D2/2 D1 के बराबर होगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, D1 इज इक्वल टू D2। यहां से देखिए D1 इज इक्वल टू D2, D1 इज इक्वल टू D2। और D1 D2 सेम कर दें तो ये हो जाएगा D1 प्लस D2/2 हो जाएगा D1 इज इक्वल टू D1। तो ये टर्म भी सेम हो जाएगा, इसी से मिल जाएगा, आगे कुछ नया नहीं मिलेगा। तो ये हमको कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशंस मिल गए। इनको सॉल्व करेंगे अगर हम एक एक को, तो सॉल्व करने पे हमें ये मिल रहा है, सॉल्व करने पे हमें ये मिलेगा, देखिए A1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू, मान लीजिए A से, माना A, ठीक है। A1 इज इक्वल टू B2, ये दोनों सेम है तो इनको हमने नया नाम दे दिया A। इसी तरीके से B1 इज इक्वल टू A2, इनको हमने नया नाम दे दिया B। B1 इज इक्वल टू A2, इसको नया नाम दे दिया B। D1 इज इक्वल टू D2, इसको नया नाम दे देते हैं D। और C1 इज इक्वल टू माइनस A3, ये देखिए इस माइनस A3 इज इक्वल टू B3, यहां से B3 C1 इज इक्वल टू B3, C1 इज इक्वल टू माइनस A3, ये हो गया, इज इक्वल टू माइनस C2, ये हो गया, C1 इज इक्वल टू माइनस C2। C2 सॉरी, इसको नया नाम दे देते हैं C। इन सारे कांस्टेंट को एक नाम दीजिए C, क्योंकि ये सबसे, और B3 तो हमको मिला है 0, और C3 एक कांस्टेंट है, वो है A माइनस B/2। कैसे, A1 माइनस B1/2, इसको कहा है हमने A, इसको कहा है B, तो ये होगा A1 माइनस B1/2। तो A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3, सारे कांस्टेंट नए कांस्टेंट A B C D के टर्म्स में रिड्यूस हो गए। तो जो 12 कांस्टेंट थे अब हमारे पास है 1 2 3 4 कांस्टेंट है। 4 के टर्म्स में हम अब इन रिलेशंस को लिख सकते हैं। पहले 12 थे तो रिड्यूस होकर अब 4 रह गए। इन 4 की भी वैल्यू निकालनी है आगे। तो ये हो गया। ये हो गया। अब इसमें अभी जो हमने एग्जाम्पशन किए वो ये कि ट्रांसफॉर्मेशन से, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन से जो रिलेशन है वो नहीं बदलेगी, ये हमने यूज किया है। और एक यूज किया है कि रिलेशनशिप लीनियर होगी, इनको यूज किया है। तो अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेशनशिप नहीं बदलेगी, इसको हम एक बार और यूज करते हैं। अभी हमने यूज किया है कि रोटेशन से रिलेशनशिप चेंज नहीं होगी। अब हम एक और यूज करने जा रहे हैं कि मिरर रिफ्लेक्शन से रिलेशनशिप चेंज नहीं होगी। मिरर रिफ्लेक्शन से चेंज नहीं होगी का मतलब ये हुआ
जैसा अभी हमने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस पे मिरर रख करके रिफ्लेक्ट करें तो जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा उसकी बात कर रहे हैं। नया इस तरीके का बनेगा, पहला इस तरीके का था जिसमें एक्स एक्सिस इधर थी, तो जो कोई कोऑर्डिनेट था x, y, उसमें नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो हो जाएगा -x, y। यानी कि अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम x, y है और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम x डैश y डैश है, तो x डैश y डैश और x y में क्या रिलेशन होगा? रिलेशन ये होगा कि x, ये x1 y1 कर ले, x डैश y डैश या x1 y1 जो भी लिखना चाहे, नया लेना, चूंकि x डैश y डैश ले चुके हैं इसलिए हम यहाँ पे x1 लिख, तो x1 इज इक्वल टू -x और y1 इज इक्वल टू y, ये रिलेशन होगा नए और पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब देखिए इसमें वेलोसिटी में कैसे चेंज आएगा? वेलोसिटी ये होती है, अगर हम नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएं x1 y1 में, तो वेलोसिटी ये होगी, ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड है, ऐसे है। तो अगर ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट पर वेलोसिटी u हुई थी, तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर वेलोसिटी u1 v1 है, तो इसमें क्या रिलेशन होगा दोनों में आपस में? उसको देखिए, वो ये कि है, दूसरा v1 इज इक्वल टू इस v, तो ये रिलेशन है वेलोसिटीज में, ये रिलेशन है। अब रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट को देखिए, एप्सिलॉन x डैश इज इक्वल टू, हमें मालूम है ये होता है, ये होता है, तो यहां पे हो जाएगा डेल माइनस यू माइनस एक्स डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन x डैश, यानी कि नए और पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में x1 y1 और xy में जो रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट में चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्म होंगे, वैसे होंगे, यानी ये कंपोनेंट तो सेम रहेगा, नॉर्मल कंपोनेंट सेम रहेगा। दूसरा नॉर्मल कंपोनेंट देखिए, एप्सिलॉन y डैश या y डैश हम इसको कह रहे हैं, y1 कहना चाहिए, 1 कहना चाहिए, खैर 1 कहना चाहिए, ये 1 कर लीजिए, हमने ये लिया। यहां पे क्या होगा? v1 y1, ये वेलोसिटी सेम है, y सेम है, तो एप्सिलॉन y होगा, गामा x1 y1 ये क्या होगा? ये होगा, सॉरी, माइनस यू बाई वाई प्लस वी बाई माइनस एक्स माइनस ये हो। तो रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट्स में ये रिलेशन होगा नए और पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसके अलावा स्ट्रेस कंपोनेंट्स को देखिए,
पी x1 इज इक्वल टू पी एक्स वाई। क्यों? कोई सरफेस है जिस पर नॉर्मल एक्स की डायरेक्शन में है, फोर्स भी एक्स की डायरेक्शन में है। नए सिस्टम में इसी को देखें तो क्या होगा, नॉर्मल x1 की डायरेक्शन में है और फोर्स x1 की डायरेक्शन में है, और इन डायरेक्शंस में क्या रिलेशन है, माइनस साइन का, अपोजिट। तो एक्चुअली दिस इज व्हाट, इसको हम ऐसे लिखेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। देखिए माइनस एक्स पी एक्स एक्स, ये साइन के कन्वेंशन से है। इसमें इस तरीके से है कि अगर ये कोई सरफेस है जिस पर नॉर्मल एक्स के अलॉन्ग है, फोर्स भी एक्स के अलॉन्ग है, और ये कंपोनेंट कैसे मिलेगा, इस पर नॉर्मल x1 के अलॉन्ग है, फोर्स भी x1 के अलॉन्ग है। तो ये कंपोनेंट हम लिखेंगे पी x1 और यहां पे लिखेंगे पी एक्स एक्स। दोनों में रिलेशन कैसे हो, दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े होंगे, डायरेक्शन को अगर देखा जाए, x1 इज माइनस एक्स, तो इसमें फोर्स और सरफेस दोनों यहां के फोर्स और सरफेस की डायरेक्शन के अपोजिट है। फोर्स सरफेस की डायरेक्शन भी अपोजिट है और फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट है, ठीक है, यहां पर अपोजिट है। तो जब दोनों में माइनस साइन लग जाएगा तो कन्वेंशन उसका ये आएगा कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये कंपोनेंट यहां पर और ये कंपोनेंट यहां पर दोनों सेम है, दोनों सेम है। पी y1 इसमें तो कोई चेंज है ही, सेम होगा। पी x1 में माइनस एक्स हो जाएगा और y1 में y हो जाएगा, तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। Is this तो इनमें आपस में ये रिलेशन है, स्ट्रेस कंपोनेंट्स में नए और पुराने में ये रिलेशनशिप है। तो हमें ये मिला पी x1 इज इक्वल टू पी एक्स एक्स, पी y1 इज इक्वल टू पी वाई वाई, पी x1 इज इक्वल टू माइनस पी एक्स वाई, एप्सिलॉन x1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स एक्स, एप्सिलॉन y1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन वाई वाई, गामा x1 इज इक्वल टू गामा एक्स वाई। अब देखिए, तो एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया एक दूसरे तरीके से, और वहां पर स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन में के कंपोनेंट में आपस में नए और पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो रिलेशन है वो ये है। तो अभी हमने जो रिलेशनशिप देखी, ओरिजिनल रिलेशनशिप जो है वो इसमें रिड्यूस हो गई, ये हमने देखा। पी एक्स एक्स इज इक्वल टू, हमें मालूम था ये क्या था, A1 एप्सिलॉन एक्स एक्स प्लस B1 एप्सिलॉन वाई वाई प्लस C1 गामा एक्स वाई प्लस D1,
और ये कांस्टेंट हमने देखा था ए बी सी डी 3 में रिड्यूस हो गए थे, तो वो वैल्यू A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 की वैल्यू A B C D के टर्म्स में रख लीजिए। तो जो रिलेशन हमको मिला है वो एक्चुअली ये हमको मिल चुका है। 12 कांस्टेंट की जगह पर 4 कांस्टेंट पे तो हम जा ही चुके हैं और रिलेशनशिप इसमें रिड्यूस हो चुकी है। इसमें रिड्यूस हो चुकी है। ये अब अगर इसको नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है, यानी कि x1 y1, इसमें अगर हम लिखें इसी रिलेशनशिप को तो सेम होगी। क्यों चेंज होगी? फिजिकल लॉ है, सेम रहेगा। तो इसमें क्या होगा, इन x1 y1 ये रिलेशन होगा x1 by x1 a एप्सिलॉन x1 इज दिस। ये वैल्यू रखने पर हमको ए बी सी डी के टर्म्स में ये मिलेगा और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यही रिलेशनशिप ऐसे लिखी जाएगी। रिलेशनशिप तो सेम ही रहेगी, इसलिए इसी तरीके से लिखी जाएगी, इसमें तो कोई बदलाव आएगा नहीं। अब हमें ये हमने देखा है कि x1 y1 और xy कोऑर्डिनेट में आपस में ये कंपोनेंट्स कैसे रिलेटेड है। तो इनकी वैल्यू अगर हम यहां रखें, ये वैल्यूज अगर हम यहां रखें तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? ये वैल्यूज रखें, ये तो सेम है, ये सेम है, ये माइनस साइन का फर्क है, और ये सेम है, ये सेम है, इसमें माइनस साइन का फर्क है, ये सेम है, ये माइनस साइन का फर्क है। इसी तरीके से ये सेम है, ये सेम है, इसमें माइनस साइन का फर्क है। ये माइनस इधर मल्टीप्लाई कर ले तो ये प्लस हो जाएगा सब, तो आपको रिलेशनशिप ये मिल जाएगी एक्चुअली ये। तो फिर ये दोनों सेम होने चाहिए। 6 और 7 में जो इक्वेशंस लिखी हैं वो सेम होनी चाहिए। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप दिखाई गई है और दोनों अलग अलग तरीके से, दोनों अलग अलग अप्रोच से लिखी गई है, लेकिन होनी सेम चीजें, क्योंकि ये सेम कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशन है, तो ये तो सेम होनी चाहिए।
सेम होनी चाहिए, इक्वेशन सेम कब होगी? देखिए ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, यहां पे ये गड़बड़ है, ये इस इक्वेशन को अलग करता है, यहां सी है या माइनस सी है, तो अगर सी 0 हो तो दोनों सेम हो जाएंगे। यहां पर भी देखिए ये ठीक है, ये ठीक है, ये गड़बड़ कर रहा है, ये सी 0 होगा तो यहां भी सेम हो जाएगा, तो सी 0 भी रखा जाएगा। यहां देखिए सी 0 कर ले अगर तो ये और ये टर्म सेम हो जाएंगे, ये और ये इक्वेशन सेम हो जाएंगे सी 0 करने से, तो सी तो 0 होगा, एक चीज निकली। दूसरी चीज तो हमारा जो इक्वेशन है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा? इन दोनों को कंपेयर करने से एक बात मिली सी 0, तो जो हमारी ये रिलेशनशिप है उसमें ये टर्म नहीं रहेगी, सी 0 होगा, ये टर्म नहीं रहेगी, तो हमारी रिलेशनशिप इतने पे रिड्यूस होगी। इतने पे रिड्यूस हो जाएगी। अब ए बी डी 3 बचे, 4 में से एक और कम हो गया, 3 बचे। इनको देखिए कैसे पता करेंगे। एक एजम्पशन हमारे पास ये था कि जब वेलोसिटी ग्रेडियंट सारे 0 होंगे तो जो स्ट्रेस है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में रिड्यूस हो जाना चाहिए। तो ये जो होता है ये क्या है? एक्चुअली ये है जब वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 होंगे यानी ये 0 होगा, ठीक है, जब वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 होंगे तो ये 0 होगा, ठीक है। और यहां पे देखिए इससे काम नहीं चलेगा, इस वाले से देखिए जब वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 होंगे, ये एक्चुअली क्या है? ये वेलोसिटी ग्रेडियंट ही है, ये क्या है? ये भी वेलोसिटी ग्रेडियंट ही है। तो जब वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 होंगे तो ये टर्म 0 हो जाएंगे, तो जब ये 0 हो जाएंगे तो दिस स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू डी, दिस नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू डी। लेकिन होना क्या चाहिए? जब वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 हो जाए तो नॉर्मल स्ट्रेस यानी नॉर्मल की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो क्या होना चाहिए? प्रेशर होना चाहिए, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। प्रेशर लगता है सरफेस पर अंदर की तरफ, नॉर्मल अंदर की तरफ कंप्रेसिव होता है। तो ये दिखाता है एजम्पशन 3, एजम्पशन सी जो था हमारा वो ये कहता है कि D शुड बी इक्वल टू -P यानी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। माइनस इसलिए क्योंकि प्रेशर अंदर की तरफ होता है और स्ट्रेस की जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो बाहर की तरफ होता है, तो इनको बैलेंस कर लेंगे, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो इससे डी भी हमें पता चल गया। तो ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गई? -P। अब बचे दो कांस्टेंट ए और बी, इनको भी पता किया जाएगा कैसे? इस अगर इक्वेशन को देखा जाए तो हमने आपको न्यूटोनियन फ्लूइड, जब पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा न्यूटोनियन फ्लूइड, तो वहां न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बताया गया था। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये कहता है कि दो प्लेट के बीच में अगर फ्लो हो रहा है, ये एक एक्सपेरिमेंट था न्यूटन का, उस एक्सपेरिमेंट के तहत उन्होंने ये बताया था कि दो लेयर्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स, दैट फ्रिक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू विस्कोसिटी कोफिशिएंट इनटू प्रेशर वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर यूनि डायरेक्शनल फ्लो है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग की वेलोसिटी है अगर, तो ये इधर वाई अगर है
तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए जब एक डायरेक्शन में हो रहा हो तो उसके लिए ये है। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया जो है ये प्रेशर, ये एक्चुअली स्ट्रेस है, जिसे हमने यहाँ पी से डिनोट किया है, टेंजेंशियल स्ट्रेस है। ये एक्चुअली ये है इस तरह, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए है जब एक डायरेक्शन में हो रहा हो। अगर दो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो तो फिर यहां पर ये टर्म और आ जाएगा। तो एक्चुअली ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ही है, ये जो लिखा हुआ है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ही है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये जो थर्ड इक्वेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ही रिप्रेजेंट करती है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में ये देखा जा चुका है एक्सपेरिमेंटली कि ये जो है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है होता है। तो यहां पर ये जो टर्म है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा। तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी a माइनस बी बाई टू इज नथिंग बट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। एक रिलेशन तो हमको यहां से ये मिल गया। इस तरीके से हमको a की वैल्यू b के टर्म्स में मिल जाएगी, ये ऐसे। और इस वैल्यू को यहां पर जब रखेंगे तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। देखिए ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, इनको रिड्यूस कर लेते हैं तीनों को। इज 2 म्यू प्लस बी एक्स एक्स प्लस बी वाई वाई तो ये हो गया। सॉरी, इसको एक बार फिर से देखें। इसको ऐसे लिख रहे हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट के टर्म्स में लिखेंगे। 2 म्यू दिस, और ये टर्म है प्लस बी एप्सिलॉन एक्स एक्स एप्सिलॉन वाई वाई इज दिस माइनस बी। यहां देखिए ऐसे ही इसको लिखेंगे 2 म्यू एप्सिलॉन वाई वाई, ये टर्म हो गई बी इसमें हो जाएगा इसको ऐसे लिख लीजिए। तो ये जो रिलेशन है स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच के रिलेशनशिप है। स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच में ये रिलेशनशिप हमने देखी, जिसमें अब दो कांस्टेंट बचे ए और बी।
और इसको भी हमने जैसा बताया कि इसको विस्कोसिटी है, ये हमने देखा था। तो एक्चुअली हमारे पास एक कांस्टेंट बचा बी, और 3 डायमेंशन में अगर इसी को एक्सपेंड कर दें रिलेशनशिप को, तो वो रिलेशनशिप ऐसे हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो टर्म है ये कुछ और नहीं है, दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी। अगर 2 डायमेंशन में होगा तो ये मिलेगा, 3 डायमेंशन में होगा तो एक टर्म और मिल जाएगा, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। तो ये रिलेशनशिप मिला। इसमें बी अननोन है और एक्सपेरिमेंटली इसको डिराइव कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटली ये हमको मिला वो ये मिला, experimentally we can find B for incompressible fluid, B is equal to minus 2/3 mu, 2 mu by 3 ये मिलेगा। एक्सपेरिमेंटली हमको ये मिलेगा। और देख सकते हैं, इसको आप तीनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, सॉरी। तो नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स को ये रिप्रेजेंट करता है, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में 0 हो जाएगा। एंड सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स, इसको हम अभी आपको बताते हैं। और बी ये होगा, तो बी की वैल्यू अगर यहां पे रखेंगे, अगर बी की वैल्यू आप यहां पे रखेंगे तो यू गेट दिस। This is the complete relationship between stress and rate of strain in 2 dimension. अगर 3 डायमेंशन में इसको एक्सपेंड करना हो तो ये इस तरह से हो जाएगी। यस, और यस ये मिल जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलिंड्रिकल पोलर या स्फेरिकल पोलर या दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके कुछ टर्म्स जो है रिलेशनशिप तो यही रहेगी, लेकिन उसमें जो एक्सप्रेशंस मिलेंगे, जैसे कि अगर डाइवर्जेंट का एक्सप्रेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो होता है वो लिखेंगे, लेकिन सिलिंड्रिकल पोलर में जाएंगे तो वहां डाइवर्जेंस का जो रिलेशनशिप है फिर वो लिखना पड़ेगा। तो जिसमें जो एक्सप्रेशंस हैं वो थोड़ा बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन जो रिलेशनशिप है जोड़ने की स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन का, वो यही होगा। एक्सप्रेशंस वहां पे इक्वेशंस थोड़े डिफर दिखेंगे, यानी उसमें कुछ टर्म और
देख सकते हैं, दूसरे फॉर्म में देख सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि वहां पे इनके एक्सप्रेशंस बदल जाएंगे। तो हम ये कह रहे थे कि ये जो कांस्टेंट है जो हमने बी लिया था, ये इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए है, लेकिन हम कंप्रेसिबल के लिए भी इसको सही मान के ये लिख रहे हैं। तो दीज इक्वेशंस इज आर कॉल्ड convective relationship between stress and rate of strain. Stress and rate of strain. कन्वेक्टिव रिलेशनशिप इनको कहा जाता है, कन्वेक्टिव इक्वेशंस भी कहते हैं। These equations are called convective equations actually. Convective equations which relate stress and rate of strain. इन तीनों को अगर जोड़ेंगे, इसकी हम बात कर रहे थे कि ये कैसे मिलेगा। इन तीनों को अगर जोड़ेंगे फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए ये 0 हो जाएगा टर्म, तो इनको ऐड करने पर ये मिलेगा। अगर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए इनको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। अगर यहां पे बी भी होता तो कोई बात नहीं थी, जोड़ने पर ये मिलता। ये क्या है? ये तो ये क्या है? ये है। जैसा मैंने बताया इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए 0 होगा, तो ये शो करता है, ये दिखाता है कि नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स का जो मीन है, सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स, किसी पॉइंट पर नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स का मीन एवरेज वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बराबर होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बराबर होगा। इसी मान्यता को लेकर के ये हमने बी के कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी, मिलेगी। यानी अगर ये अजम्पशन कर लें हम तो बी की वैल्यू ये मिल जाएगी हमको। तो ये चूंकि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए ही है, तो यहां पर हमने कंप्रेसिबल के लिए भी यही मान लिया है। अदरवाइज कंप्रेसिबल के लिए थोड़ी अलग वैल्यू होगी और वो एक्सपेरिमेंटली फिर हर फ्लूइड के लिए अलग अलग निकालनी होगी। तो वी हैव दिस, ये जो है कंप्लीट रिलेशनशिप है स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच में। ये रिलेशनशिप कंप्लीट रिलेशनशिप है और इसको हम इन्हीं को कंस्टिट्यूटिव इक्वेशन भी कहा जाता है। और हम इसको आगे जो है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए यूज करेंगे। तो इसमें जो आपको नोट्स दिए गए उनको पढ़िए, मेरा ख्याल है इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार में नहीं होता है, 2 बार पढ़िए, सब क्लियर हो जाएगा।